अध्याय 2 प्रकाश की किरण 13 जुलाई 2009 के अंक में टाइम मैगजीन ने पेज 2 पर एक लेख छापा। रॉबर्ट कियोसाकी के लिए 10 सवाल। उनमें से एक सवाल यह था, क्या इस उथल-पुथल भरी अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां बनाने के अवसर मौजूद हैं? सवाल पढ़कर मेरे मन में पहला विचार तो यह आया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बाद में मैंने इसके जवाब में यह कहा, यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी उभरकर सामने आते हैं। उद्यमी दरअसल इस बात की परवाह नहीं करते कि बाजार की हालत अच्छी है या खराब। वे तो बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रक्रियाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है, ओह अब अवसर कम हो गए, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि वे पराजित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तमाम बुरी खबरें मालूम है। अच्छी खबर का इंतजार करें। देखिए, सच तो यह है कि इस मामले में बुरी खबर ही अच्छी खबर है। मैं आपसे वही कहूँगा जो मैंने टाइम मैगजीन में कहा था। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सब सर्वश्रेष्ठ होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो उद्यमी सर्द रात में लकड़ी के अलाव की तरह धड़कने लगती है। सवाल, माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्यों में इसके अलावा क्या समानता है कि वे दोनों ही अरबों डॉलर के बहुत सफल व्यवसाय हैं तथा बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है? उत्तर, वे दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुए थे। दरअसल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के आधे से ज़्यादा कॉरपोरेशन मंदी में शुरू हुए थे। ऐसा क्यों? जवाब सरल है। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग ज़्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह अच्छे पुराने ज़माने की अमेरिकी उद्यमिता है। अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। एक बात तो यह है कि मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार में परिपक्व होता है। 5 साल पहले जब मकानों के दाम आसमान छू रहे थे और कर्ज आसानी से मिल रहा था, तब कोई भूखा नहीं था। लोगों के पेट भरे हुए थे, वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बहुत कम लोग आमदनी के वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे थे। कर्मचारी अपनी कंपनी के आर्थिक स्थायित्व के बारे में चिंतित नहीं थे और उन्हें यह भी चिंता नहीं सता रही थी कि आगे चलकर उन्हें कहीं नौकरी से न निकाल दिया जाए। लेकिन अब हर जगह छटनी का बोलबाला है, इसलिए हर व्यक्ति को चिंता सता रही है कि भविष्य में न जाने क्या होगा। इसलिए अब लाखों करोड़ों लोग पूरे होश हवास में आकर अपनी आर्थिक स्थिति का दोबारा आकलन कर रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि यदि वे ऐसा सुरक्षित भविष्य चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें, तो उन्हें दूसरी वैकल्पिक योजना का सहारा लेना होगा। वास्तविकता यह है कि आज लोगों के मन में अतिरिक्त धन कमाने की पहले से कहीं अधिक भूख है। इस वजह से उनका दिमाग नए रास्तों के प्रति ज़्यादा खुल चुका है और वे सुनने के लिए ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। वास्तव में यह हालिया आर्थिक गिरावट के पहले भी सच था। 1980 के दशक से, खास तौर पर सदी बदलने के मोड़ से, लोगों के मन में अपने भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा बलवत् हो गई। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2007 की रिपोर्ट 21वीं सदी के अमेरिका में कामकाज उद्यमिता और अवसर में कहा था, करोड़ों अमेरिकी अपने छोटे व्यवसाय चलाकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्थशास्त्री है, पॉल जेन पिल्जर। पॉल बहुत ही होनहार और सफल व्यक्ति हैं। वे सिटी बैंक के सबसे युवा
परिस्थितियाँ अधिकांश लोगों के दिमाग में कई मिथ्या धारणाएं डाल देती है, जिस वजह से हम रोजगार को सामान्य मानने लगते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह सामान्य नहीं है। दरअसल कर्मचारी बनने की पूरी अवधारणा कुछ ही समय पुरानी है। कृषि युग में अधिकांश लोग उद्यमी थे। हाँ, वे राजा के जमीन पर काम करने वाले किसान जरूर थे, लेकिन राजा के कर्मचारी नहीं थे। राजा उन्हें तनख्वाह नहीं देता था। वास्तव में होता इसका उल्टा था। किसान राजा की ज़मीन का उपयोग करने के बदले उसे कर देते थे। ये किसान दरअसल छोटे व्यवसाय के उद्यमी के रूप में अपनी आजीविका कमाते थे। वे कसाई का काम करते थे, बेकरी चलाते थे और मोमबत्तियाँ बनाते थे। उनका व्यवसाय पुश्तैनी था और उनकी संतानें भी बाद में वही काम करने लगी थी। पेशे से परिवार की पहचान कुल नामों या सरनेमों के जरिए आज तक चलती आ रही है। स्मिथ गांव के लुहार का सरनेम था। बेकर बेकरी मालिकों का सरनेम था। फार्मर केवल खेती पर निर्भर परिवारों का सरनेम था। टेलर दर्जियों का सरनेम था और कूपर पीपे बनाने वालों का सरनेम था। औद्योगिक युग में काम करने वाला एक नए समूह कर्मचारियों की मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप सरकार ने जनता को शिक्षित करने का काम संभाल लिया और प्रुशिया के तंत्र को अपनाया। आगे चलकर संसार के अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा तंत्र प्रुशिया के इसी तंत्र के आधार पर बने। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का विचार कहाँ से आया? मैं आपको बताता हूँ कि यह कहाँ से आया। प्रुशिया के राष्ट्रपति ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने 1889 में यह विचार दिया। वास्तव में बिस्मार्क की योजना 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष की उम्र में शुरू होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। 65 वर्ष की उम्र के बाद बूढ़े लोगों को पेंशन की गारंटी देने में बिस्मार्क की सरकार को ज़्यादा आर्थिक जोखिम नहीं था। उस वक्त प्रुशिया के नागरिक की औसत आयु लगभग 45 वर्ष की थी। आज बहुत से लोग 80-90 वर्ष की उम्र के बाद भी इतनी अच्छी तरह जी रहे हैं कि इसके बाद वे संघीय सरकार अगली पीढ़ी में ही दिवालिया हो सकती है। जब आप प्रुशिया की शिक्षा नीति के बुनियादी दर्शन का शोध करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका उद्देश्य ऐसे सैनिक तथा कर्मचारी तैयार करना था जो हर आदेश का पालन करें और उनसे जो भी काम करने को कहा जाए वह बिना सोचे समझे चुपचाप कर दें। प्रुशिया के तंत्र का लक्ष्य था बड़ी संख्या में कर्मचारियों का उत्पादन। 60 और 70 के दशक में अमेरिका में IBM जैसी कंपनियों ने आजीवन रोजगार को नौकरी की सुरक्षा का स्वर्णिम पैमाना बना दिया, लेकिन 1985 के बाद स्वयं IBM भी इस पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई। उसके बाद से ठोस और विश्वसनीय कंपनी में आजीवन करियर बनाने की पूरी अवधारणा धराशायी होती चली गई है। GM की जैसी स्थिति है वैसे ही राष्ट्र की स्थिति है। इससे आधी सदी बाद हम देखते हैं कि GM की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका का पतन भी तय है? नहीं, लेकिन एक चीज़ का पतन तय है, कंपनी की सुरक्षा के मिथक और 40 साल की पेंशन योजना का पतन। उद्यमिता का बुखार। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना बुरी चीज़ है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि यह आमदनी कमाने का केवल एक तरीका है और यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत ज़्यादा सीमित है। इस वक्त हो यह रहा है कि लोग जब जागने लगे हैं और यह बात समझने लगे हैं, इन लोगों को जिनमें आप भी शामिल हैं, यह एहसास होने लगा है कि वे जीवन में वाकई जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका बिजनेस है। और वैसे मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे यह दिख रहा है। आपने
अपने बैंकर टू द पुअर के लेखक मोहम्मद यूनुस का नाम सुना हो या नहीं, लेकिन ओस्लो की नोबल कमेटी ने उनका नाम अच्छी तरह सुना है। सन 2006 में उन्हें तीसरी दुनिया के देशों के उद्यमी को छोटे छोटे कर्ज देने की अवधारणा के लिए नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस कहते हैं, सभी लोग उद्यमी होते हैं, दिक्कत यह है कि कई लोगों को यह जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उन्होंने यह बात 2007-8 में अर्थव्यवस्था के धाराशायी होने से पहले कही थी। तमाम बुरी आर्थिक खबरों के दौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अवसर को सक्रियता से खोज रहे हैं जिसके बारे में यूनुस ने कहा था। उद्यमिता का बुखार तेज़ी से चढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था मंद पड़ती है, उद्यमिता की सक्रियता बढ़ जाती है। दरअसल बुरे दौर में ही उद्यमी फलते फूलते हैं। कारण यह है कि अनिश्चितता के समय में ही हम आमदनी कमाने के दूसरे तरीकों की तलाश करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम अपनी कंपनी के भरोसे नहीं रह सकते, तो हम अपनी परवाह खुद करने लगते हैं। तभी हम यह सोचते हैं कि शायद यह अपने आरामदेह दायरे को तोड़ने और पैसे कमाने के लिए रचनात्मक होने का समय है। यूएस फेडरल रिजर्व के एक सर्वे में पता चलता है कि उद्यमियों की औसत घरेलू नेटवर्थ पारंपरिक कर्मचारियों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होती है। इसका अर्थ है कि इस बात की 5 गुना ज़्यादा संभावना होती है कि इस मंदी से उद्यमिता को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वे पहले से भी ज़्यादा सशक्त होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया है। एक हालिया सर्वे का निष्कर्ष था कि अधिकांश अमेरिकियों को यकीन है कि वे उद्यमिता की वर्तमान आर्थिक संकट सुलझाने की कुंजी है। सर्वे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अनुसार, इतिहास ने बार बार दिखाया है कि नई कंपनियों और उद्यमियों के बदौलत ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। यह कोई मजाक नहीं है। जो अधिकांश अमेरिकी इस बात पर यकीन करते हैं, आशा है कि वे अपने सोफे पर पसरना छोड़ देंगे और इस बारे में सचमुच कुछ करेंगे। यह संभव है, हालांकि मैं इस बात की शर्त नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल जिस कमज़ोर अर्थव्यवस्था को उद्यमिता के ज़रिए सशक्त होते देखने में मेरी सबसे ज़्यादा रुचि है, वह आपकी अर्थव्यवस्था है। अधिकांश लोगों के लिए यह मुश्किल आर्थिक दौर हो सकता है, लेकिन कुछ उद्यमी के लिए जिनका दिमाग इतना खुल चुका है कि वे उस बात को समझ सकते हैं जिसे मैं अगले कुछ अध्यायों में समझाने जा रहा हूँ, यह आर्थिक संभावना से भरपूर दौर भी है। न सिर्फ यह खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय है, बल्कि वास्तव में इससे बेहतर समय कभी रहा ही नहीं है। जैसा मैंने कहा था, जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। अगर यह सच है और यह 100% सच है, तो केवल 2 ही प्रश्न रह जाते हैं। पहला, क्या आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो दूसरा प्रश्न है, आप किस राह पर चलें? मैं आपकी ओर से पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरी तरह मालूम है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। यह पूरी पुस्तक इस प्रश्न का उत्तर देने के बारे में है।